अपनी दक्षिण भारत यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लक्षद्वीप के दौरे पर। राष्ट्रपति ने कवरत्ती में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ की बातचीत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज अंतिम दिन। अमित शाह आज जूनागढ़ में एपीएमसी किसान भवन का करेंगे उद्घाटन। गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी होंगे शामिल। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत आज अमृतसर में लेबर 20 की 2 दिवसीय प्रारंभिक बैठक की शुरुआत। सामाजिक सुरक्षा के सार्वभौमिकरण सहित तमाम अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा दूसरा एक दिवसीय मुकाबला। सीरीज में 1-0 से आगे चल रही टीम इंडिया का इरादा सीरीज अपने नाम करने का, वहीं सीरीज बराबर करने के उद्देश्य से उतरेगी कंगारू टीम। और भारत के रोहन बोपन्ना ने रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर इंडियन वेल्स मास्टर्स के पुरुष युगल का जीता खिताब। 43 साल की उम्र में एटीपी मास्टर्स 1000 जीतने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी बने। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दक्षिण भारत की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लक्षद्वीप के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने कवरत्ती में स्वयं सहायता समूहों की सदस्य महिलाओं के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति के प्रत्येक सदस्य के अनुभवों को राष्ट्रपति ने सुना और समूह के कार्यों की जानकारी ली। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने कल शाम कवरत्ती में एक नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि लक्षद्वीप के नीले लगून में देश का पहला वाटर विला बनाया जाएगा, जिससे पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि विकास के साथ प्रकृति के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस तरह की अनोखी पहल पूरी दुनिया के लिए इको टूरिज्म के मॉडल के रूप में उभर सकती है। राष्ट्रपति ने अमिनी और कल्पेनी द्वीपों के लिए अलवणीकरण परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। अमित शाह आज सबसे पहले जूनागढ़ जिला बैंक मुख्यालय का शिलान्यास करेंगे और एपीएमसी किसान भवन का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे और सोमनाथ ट्रस्ट के मोबाइल ऐप के लॉन्च के साथ विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे। अमित शाह गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं के लिए विशेष कार्य कर रही है। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने रेलवे के आधुनिकीकरण सहित ट्रेन में मिलेट्स के उपयोग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की। नए भारत में लगातार कई बदलाव देखने को मिल रहा है और भारतीय रेल भी बड़े बदलाव से गुजर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इसी का निरीक्षण करने के लिए दिल्ली से अजमेर शताब्दी ट्रेन में हमारे साथ सवार हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले जैसा कि बदलाव काफ़ी एक नए भारत की पहचान बनने जा रही है, आत्मनिर्भर हो रहा है, पहले में और अब में जब आप खुद निरीक्षण कर रहे हैं, क्या फ़र्क देख? पैसेंजर्स का सभी का एक कंसिस्टेंट फीडबैक है। साफ़ सफाई पर बहुत ही क्लीन स्टेशंस है, क्लीन ट्रेन्स है, टॉयलेट साफ़ है, खाने में स्वच्छता है, जो स्टाफ है वो कर्टियस है। ये एक फीडबैक कंसिस्टेंट आ रहा है। कई सारे पैसेंजर्स के साथ आज बात की। दूसरा, एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आ रहा है और वंदे भारत ट्रेन के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। कई पैसेंजर्स ने कहा कि जयपुर अजमेर वाले रूट पे कब आप वंदे भारत चलाएंगे। तो एक वंदे भारत के लिए लोगों में एक इच्छा है कि जल्दी से जल्दी चले। स्टेशंस के बारे में कई पैसेंजर्स को पता भी है कि क्या उनके स्टेशन का डिज़ाइन बनने वाला है, तो वो भी लोगों में खुशी है कि स्टेशन एक ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। मिलेट्स को लेकर के भी जिस तरीके से भारत अपने कदम बढ़ा रहा है, मोटे अनाज को लेकर के, क्या रेलवे भी इसको लेकर कुछ इम्प्लीमेंट करने का रेलवे का कुछ विचार है? श्री अन्न के लिए रेलवे ने अपने मेन्यू में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं।
अगर आप लंच आज खाएंगे इस ट्रेन में ट्रैवल करते हुए तो आप देखेंगे उसमें श्री अन्न के अच्छा उपयोग किया जा रहा है। राजस्थान की अगर हम बात करें, काफ़ी बड़ा नेटवर्क है रेलवे का, अब उसमें और क्या नया असर राजस्थान को मिलने जा रहा है वंदे भारत के अलावा? स्टेशन की बात करें या फिर लाइन डबलिंग ऑफ लाइन, इलेक्ट्रिफिकेशन, तकनीकी तौर पे हम क्या नया देखेंगे आने वाले वर्षों में? राजस्थान एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है और राजस्थान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बजट एलोकेशन बढ़ाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप 2009 से 14 देखते तो मात्र 682 करोड़ का एनुअल बजट आउटले होता था। आज 9,532 करोड़ का बजट आउटले, यानी 14 गुना बढ़ गया है पिछले 9 सालों में। इतना बड़ा बजट एलोकेशन है, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं, डबलिंग हो रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन नेटवर्क का बढ़ता जा रहा है। दिनों दिन जिस हफ्ते भी आप रिव्यू करो देखोगे एक नया सेक्शन आज इलेक्ट्रीफाइड हो गया। क्या सर टारगेट रखा गया है इस साल 15 अगस्त तक में कितनी वंदे भारत ट्रेन देश भर में चलाने का? अब करीब करीब अपने हर 7-8-9 दिन में एक ट्रेन निकल जाती है फैक्ट्री से। एक और गाड़ी तैयार है, बहुत जल्दी उसको रूट पे लाएंगे। और जयपुर अजमेर वाला जो रूट है, दिल्ली जयपुर अजमेर, इसके लिए एक स्पेशल डिज़ाइन वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो बिजली के तार है ये ऊपर होते हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल डिज़ाइन का हाई राइज पेंटो कहते हैं उसको, वो डिज़ाइन होके बन गया है। ट्रेन तैयार है, बहुत जल्दी उसको लाके यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे। बुलेट ट्रेन को लेकर के क्या प्रोग्रेस है सर? बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। 154 किलोमीटर के पिलर्स बन चुके हैं। बहुत तेजी से आगे काम जा रहा है बुलेट ट्रेन का। जो महाराष्ट्र वाला सेक्शन है उस सेक्शन में भी जो कमियां थी इन द सेंस की परमिशंस नहीं मिली थी, वो परमिशंस मिल चुकी है। अंडर सी टनल का टेंडर निकल चुका है। अंडर जो टर्मिनल है बीकेसी में टर्मिनल बनेगा उसका टेंडर अवार्ड हो चुका है। एक सिग्निफिकेंट तेजी आई है। धन्यवाद सर। तो आपने सुना, न सिर्फ यात्रियों के खान पान को लेकर के बल्कि तकनीकी तौर पर या रेल को विश्व स्तरीय बनाने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज भाजयुमो राष्ट्रीय युवा संसद का उद्घाटन किया और भाजयुमो के विभिन्न राज्यों से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, देश को आगे बढ़ाने के लिए यूथ पार्लियामेंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि युवाओं की आवाज को हम कैसे समावेशित कर सकते हैं। यूथ पार्लियामेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको देश के लिए तैयार करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश को एक नई दिशा देने के लिए लोगों की जो वॉइसेस हैं उसको एक सीजन तरीके से कैसे रखा जा सकता है, यह हमको यूथ पार्लियामेंट में समझ में आता है। और इसीलिए यह हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम इन वॉइसेस को किस तरीके से समावेश कर सकते हैं, कलेक्टिव विजडम को कैसे समावेश कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे की बातों को रिस्पेक्ट करते हुए एक मैच्योर डेमोक्रेसी के पार्ट एंड पार्सल बन सकते हैं। इन सबको प्रैक्टिस करने का इस यूथ पार्लियामेंट में आप सबको मौका मिलेगा। जेपी नड्डा ने कहा, तमिलनाडु मंदिरों, आध्यात्म, समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु वह प्रदेश है जो सबसे एंशिएंट लैंग्वेज के लिए जाना गया है। यह तमिलनाडु मंदिरों के लिए, अध्यात्मवाद के लिए, वेदास के लिए, लैंड ऑफ वेदास के लिए, लैंड ऑफ रिच हिस्ट्री के लिए और कल्चरल हेरिटेज के लिए तमिलनाडु जाना गया है। तमिलनाडु वो धरती है जहां उथिमेरूर नाम का गांव, जिसमें इंस्क्रिप्शन पर लगभग 1100 साल और 1200 साल पहले यह लिख दिया गया था अपना संविधान। सो हम सबको समझना चाहिए कि इन वर्ल्ड्स एंशिएंट डेमोक्रेसी वाज प्रेवलेंट इन तमिलनाडु। अमृतसर में आज से G20 के तहत L20 यानी लेबर 20 की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। बैठक में श्रमिकों की सम्मानजनक आजीविका व रोजगार, सामाजिक सुरक्षा का वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों का पलायन, कौशल विकास और श्रमिकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा रही है। देश का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ लेबर 20 सहयोगी समूह की मेजबानी कर रहा है। L20 सम्मेलन में हिस्सा ले रहे प्रतिनिधियों को अमृतसर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराने के लिए विभिन्न पर्यटन स्थलों के भी दर्शन कराए जाएंगे।
उत्तराखंड के रामनगर में 28 मार्च से 30 मार्च तक G20 समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अमेरिका और जापान समेत 100 देशों के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भाग लेंगे। जिला प्रशासन ने समिट को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। पंतनगर हवाई अड्डे से लेकर रामनगर तक के हाईवे की तस्वीर बदलती जा रही है। इस दौरान प्रशासन द्वारा रोड के किनारे वॉल पेंटिंग्स, विद्युत पोलों की रंगाई, वृक्षारोपण और पुष्परोपण के साथ साथ चौकों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने बताया कि राजनयिक हवाई यात्रा के माध्यम से पंतनगर आएंगे, इसके बाद सड़क मार्ग से रामनगर जाएंगे। और वहीं पुलिस अधीक्षक अपराध चंद्रशेखर घोटके ने बताया कि समिट को लेकर यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 के अंतर्गत सिविल 20 इंडिया की पहली बैठक कल से महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू हो रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, आध्यात्मिक नेता माता अमृतानंदमयी बैठक के उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन सिविल सोसाइटी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित होगा। स्वास्थ्य, पर्यावरण, कला और शिल्प जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 2 दिवसीय स्थापना बैठक में लगभग 250 प्रतिनिधि और 30 वक्ता भाग लेंगे। प्रतिनिधियों को 22 मार्च को नागपुर के पैंच बाघ अभ्यारण्य और अन्य पर्यटन स्थलों को देखने का भी मौका मिलेगा। सभ्यता के विकास में लगातार जीवन की सुगमता को लेकर बल दिया जाता रहा है, लेकिन इसमें जितना बड़ा बदलाव तकनीक और प्रौद्योगिकी की वजह से हुआ है, उतना शायद ही और किसी कारण से संभव हो पाया हो। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार लगातार प्रौद्योगिकी में निवेश कर लोगों के जीवन को सुगम बनाने के प्रयास में लगी हुई है। नागरिकों की सुगमता के लिए सरकार नवाचारों का उपयोग करती है और बजट में भी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए खास प्रावधान किया जाता है। इक्कीसवीं सदी का बदलता हुआ भारत नागरिक प्रौद्योगिकी की ताकत से लगातार हो रहे हैं सशक्त। बजट में प्रौद्योगिकी को मानवीय संवेदनाओं के साथ जोड़ा गया। हमारा प्रयास हर गरीब और वंचित के जीवन को आसान बना रहा है, उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है। लोगों के जीवन में सरकार का दखल और दबाव भी कम हो रहा है। आज लोग सरकार को रास्ते की रुकावट नहीं मानते हैं, बल्कि लोग हमारी सरकार को नए अवसरों के कैटालिस्ट के तौर पर देखते हैं। प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से आम नागरिक के कल्याण के प्रयास। टेक्नोलॉजी की मदद से हम हर व्यक्ति के लिए डिजी लॉकर की सुविधा लेकर आए हैं। अब डिजी लॉकर फॉर एंटिटीज की सुविधा है। यहां कंपनियां, एमएसएमई अपनी फाइलों को स्टोर कर सकते हैं और उसे विभिन्न रेगुलेटर्स और सरकारी विभागों के साथ साझा कर सकते हैं। डिजी लॉकर के कंसेप्ट को और विस्तार देने की जरूरत है। हमें देखना होगा कि और किस तरीके से लोगों तक इसका फायदा पहुंचाया जा सकता है। I would like to congratulate the government and the judiciary for the budgetary allocation of rupees 7,000 crores towards phase 3 of e-courts project. As someone who has worked on issues concerning the judiciary for a few years now, I truly believe that phase 3
if implemented well, can truly transform the way an ordinary litigant today experiences Indian courts. It was heartening to see that how right from our Honorable Prime Minister to various dignitaries and panelists, they echoed the thought of putting citizen experience at the center by creating this digital journey to ensure that technology becomes an enabler and not a roadblock. प्रौद्योगिकी की जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका। सरकार की नीतियों से आम लोगों के जीवन में लगातार सकारात्मक बदलाव जारी। नई दिल्ली में आज से अंतर्राष्ट्रीय SME सम्मेलन का तीसरा वार्षिक संस्करण शुरू हो रहा है। ये 3 दिवसीय सम्मेलन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इंडिया SME फोरम, मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार इस आयोजन में प्रमुख भागीदार के तौर पर शामिल हो रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार इस आयोजन की सहयोगी भागीदार है। केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे गेस्ट ऑफ ऑनर के साथ उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इस सम्मेलन में MSME के लिए टिकाऊ वातावरण विकसित करने के उद्देश्य से कई चर्चा सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इस बार के सम्मेलन में 1500 से ज्यादा SME के हिस्सा लेने की संभावना जताई जा रही है। देश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। देश में करीब 4 महीने बाद गुरुवार को कोरोना के 700 से अधिक मामले दर्ज किए गए। ऐसे में देश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 4623 हो गई है। जानकारों का मानना है कि देश में कोरोना वायरस के मामलों में हालिया उछाल के पीछे कोविड-19 XBB 1.16 वेरिएंट हो सकता है। कई देशों में पाए जाने के बाद पिछले कुछ हफ्तों में भारत में भी इसके मामले सामने आए हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र और गुजरात में इसके मामले देखे जा रहे हैं। भारत के अलावा चीन, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दूसरे देशों में भी ये वेरिएंट तेजी से फैला है। स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर निगरानी रख रहा है। कोविड के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। हालांकि डॉक्टरों ने कहा है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लोग सावधानी बरतें और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें, मास्क लगाएं और भीड़-भाड़ में जाने से बचें। पिछले हफ्ते ही स्वास्थ्य सचिव ने कुछ राज्यों को पत्र लिखकर सावधानी बरतने के लिए कहा है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर खेल मंत्री ने फिजिकल एजुकेशन के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि खेल और शिक्षा के द्वारा एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। Sports and society have a complex and dynamic relationship in the contemporary world. Sports have the power to shape culture, identity, and social relationships. At the same time, sports and games are influenced by broader societal trends and issues. And taking part in physical activities helps to promote physical fitness. It develops teamwork, inculcates unity, discipline, and socially accepted behaviors. It is not just a matter of winning and losing. Whereas the skills developed through sports and games will help to move forward to face all facets of life and an individual. And I strongly feel that playing sports arms you with the qualities and skill needed to win in life and more importantly to lead a good life. केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिजिकल एजुकेशन के छात्रों से सरकारी या प्राइवेट जॉब के बारे में न सोचकर देश के भविष्य के बारे में सोचने की बात कही। When you are getting into the field of physical education, I'm sure your contribution, you just don't look at having a government job or private job. You have to build the future of the country.
if you take up the job of a teacher, a professor, or any, make sure you put in all the efforts to make a good human being, a good citizen who should be proud of being your student. The students are going to do better. They are going to pass on the knowledge they have gathered from this university to the thousands and thousands of my Tamilian brothers and sisters. And let us make sure that whatever we do in any district of Tamil Nadu, it is going to help the state of Tamil Nadu, it is going to help our country, our Bharat, our India to do well in the field of sports. अमृतकाल के बजट में पीएम मोदी के विजन को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें नए शहरों का विकास और मौजूदा सेवाओं का आधुनिकीकरण शामिल है। नए शहर कचरा मुक्त, जल संरक्षित और जलवायु अनुकूल बन रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शहरी विकास के मानकों को अपनाना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। अमृतकाल के बजट में पीएम मोदी के विजन को प्राथमिकता दी गई है। अर्बन डेवलपमेंट में अर्बन प्लानिंग और अर्बन गवर्नेंस दोनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। शहरों की खराब प्लानिंग या प्लान बनने के बाद उसकी सही इंप्लीमेंट न होना हमारी विकास यात्रा के सामने बड़ी चुनौतियां पैदा कर सकता है। अर्बन प्लानिंग के तहत आने वाली स्पेशल प्लानिंग हो, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग हो, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग हो, वाटर मैनेजमेंट हो, इन सभी एरियाज में बहुत फोकस वे में काम करना जरूरी है। टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना और योजना में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर सरकार ने दिया बल। हमें देखना होगा कि अर्बन प्लानिंग में बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं। बच्चों के खेलने कूदने की जगहों से लेकर साइकिल तक चलाने के लिए उनके पास अब पर्याप्त जगह है ही नहीं। अर्बन प्लानिंग में हमें इसका भी ध्यान रखना है। शहरी विकास के क्षेत्र में भूमिका निभा रहे लोगों को सरकार की योजनाओं से मिला काफी प्रोत्साहन। As a waste management expert, I am privy to the efforts being made by the Government of India in Swachh Bharat mission, and its efforts are quite visible on ground. पीएम किसान और गोवर्धन दोनों ही स्कीम के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के माध्यम से कचरों का अधिक से अधिक कंपोस्ट का उत्पादन होगा कचरों से, जो मिट्टी के स्वास्थ्य के साथ साथ कृषि उत्पादन में भी वृद्धि करेगी। सैनिटेशन विषय पर मेरे द्वारा इंदौर शहर में किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी दी गई, जिसमें कि चैम्बरों की सफाई, सेप्टिक टैंक की सफाई को मैकेनाइज्ड वे में ही किया जाना आवश्यक होना बताया गया, जिससे कि फर्टिलिटी की संभावना कम से कम रहे। बजट में पीएम आवास योजना के लिए 80,000 करोड़ रुपए खर्च करने की सरकार की प्रतिबद्धता। योजनाएं और नीतियों से शहरवासियों के जीवन को आसान बनाने का लक्ष्य। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।